आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। गजा के लिए अच्छी खबर। अरब समिट में मिस्र ने पेश किया तामीर का $53 बिलियन का प्लान। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इजिप्ट के प्लान का किया खैर मकदम। बहरीन के बादशाह ने भी फलस्तीनियों की बेदखली पर दिखाया सख्त तेवर। इसराइल ने लेबनान में फिर किए एयर स्ट्राइक्स। हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर को मारने का दावा। और ईरान ने किया तुर्की के एम्बेसडर को तलब। सीरिया को लेकर तुर्की की वार्निंग पर भड़का ईरान। आजाद वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 4 मार्च 2025। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। एक माजरत के साथ थोड़ा देर से आया। दाढ़ में दर्द था। दाढ़ में डॉक्टर को दिखाने गए थे, थोड़ा सा पेन किलर लिया है, तो आपके सामने खबरें थोड़ी देर से ला रहे हैं। काहिरा में हुई अरब लीग समिट में गजा को दोबारा बनाने का प्लान पेश कर दिया गया है। अच्छी खबर है। ये प्लान जरा तफसील से सुनिएगा। ये प्लान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा प्लान की नकेल डालने के लिए लाया गया है, जिसमें कोई भी फिलिस्तीनी बेघर नहीं होगा। गजा की तामीर का ये मंसूबा मिस्र ने पेश किया है, लिहाजा इसे जरा समझ भी लीजिए। इजिप्ट ने एक मंसूबा पेश किया है जो 2030 तक गजा को दोबारा बनाने का प्लान है। बिना वहां के लोगों को वहां से हटाए, यानी फिलिस्तीनियों को बिना गधेड़े गजा को तामीर करने का एक प्लान 2030 यानी कि अगले 5 साल में तामीर करने का प्लान है। बड़े छोटे वक्त में इसे डोनाल्ड ट्रंप के प्लान का जवाब माना जा रहा है, मिस्र के इस प्लान को। बड़ी बात है इस प्लान का एस्टीमेट। दरअसल ये $53 बिलियन का प्लान है। यह प्लान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस प्लान का जवाब है जिसमें गजा के लोगों को वहां से हटाकर उस जगह को एक टूरिस्ट एरिया बनाने की बात कही गई थी। एक कहा था ना, रिवेरा बनाएंगे मिडिल ईस्ट का। इस प्लान के तहत, मिस्र के इस प्लान के तहत, इसमें सबसे पहले बिना फटे बॉम्ब्स को गजा से हटाया जाएगा जो फटे नहीं हैं, और 50 मिलियन टन से ज्यादा के वजन का मलबा साफ किया जाएगा। सबसे पहले 6 महीनों में इजराइल के हमलों की वजह से जो मलबा पैदा हो गया इमारतों का, वो हटाया जाएगा और बिना फटे बम। फिर अब बारी आती है टेम्पररी हाउसिंग और मलबे का इस्तेमाल। जब तक नए मकान तैयार नहीं हो जाते तब तक हजारों टेम्पररी घर बनाए जाएंगे जिसमें गजा के लोग रह सकें। मलबे को रिसाइकिल करके नए जमीनी एरियाज बनाए जाएंगे। ग्रीन और सस्टेनेबल शहर पर फोकस किया गया है इस प्लान में। आगे चलकर गजा को एक ग्रीन और वॉकेबल शहर बनाने का प्लान है जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, इंडस्ट्रियल जोन्स और बड़े बड़े पार्क शामिल होंगे। एयरपोर्ट और पोर्ट्स भी होंगे। मंसूबे के मुताबिक एक एयरपोर्ट जो कभी नहीं था गजा में, जो पट्टी थी, वो आपको पता ही उसका क्या था। फिशिंग पोर्ट, एक एयरपोर्ट होगा, एक फिशिंग पोर्ट होगा, और कमर्शियल पोर्ट भी बनाया जाएगा। मतलब मछली का शिकार करने का अलग जो मछुआरों का होता है, और कमर्शियल सामान आने जाने का अलग। ये सब 1990 के ओस्लो पीस अकॉर्ड का भी हिस्सा थे, लेकिन तब ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल नहीं हो सके थे। दोस्तों, यहां से तो ऐसा लगता है कि गजा को बर्बाद करके बेंजामिन नेतन्याहू ने अरब ममालिक को खुलकर खेलने का मौका दे दिया है, क्योंकि हमास के पावर में रहते इसराइल गजा में एयरपोर्ट या कमर्शियल पोर्ट्स वगैरह बनाने की इजाजत नहीं देता था। लेकिन अब मिस्र का प्लान इसराइल के हर एक मंसूबे पर पानी फेरता दिख रहा है। अब इजिप्ट का गजा को दोबारा बनाने का जो मंसूबा है उसे खुलकर समझ लीजिए। इजिप्ट ने एक $53 बिलियन का मंसूबा पेश किया है जो 5 साल तक चलेगा, जिससे गजा को दोबारा बनाया जाएगा। फलस्तीनी अपनी जमीन पर ही रहेंगे, बेदखल नहीं किए जाएंगे। इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्देल फातह अल सीसी ने कहा कि यह प्लान फलस्तीनियों को अपनी जमीन पर रहने का मौका देगा। यह तजवीज अरब लीग के लीडर्स के सामने पेश की गई और अगली कॉन्फ्रेंस अगले महीने मई में कायरो में होगी। गजा की निगरानी किसके हाथ होगी? अब्दुल फातह अल सीसी ने कहा कि जब यह तामीर का काम चलेगा गजा में, तब एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन बॉडी गजा को मैनेज करेगी। इट मींस कि हमास के हाथ में यह निज़ाम, पैसा या कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम नहीं होगा। पहला मरहला यानी 6 महीने, इस 6 महीने के फेज में $3 बिलियन का खर्चा होगा, जिसमें मलबा हटाया जाएगा जो हमने आपको बताया, टेम्पररी घर बनाए जाएंगे। पहली स्टेज 2 साल की मुद्दत होगी, इसमें 2 लाख नए घर बनाए जाएंगे। दूसरी स्टेज 2 लाख और घर बनाए जाने से मुताल्लिक है, यानी 2 स्टेजेस में 4 लाख घर बनाए जाएंगे। साल 2030 तक का प्लान है 3 मिलियन लोगों को, यानी कि लगभग 30 लाख लोगों को के रहने के लिए नए घर, 3 मिलियन लोगों के लिए।
नए घर, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल जोन्स, होटल्स और पार्क्स बनाए जाएंगे। दुनिया भर का सपोर्ट इसे मिल सकता है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने तो इस प्लान की मजबूती से हिमायत कर दी है। पेश होते यूएन ने कहा है कि बहुत बढ़िया, चंगा सी, मजा आ गया। यूरोपीय यूनियन काउंसिल की प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने इस प्लान का खैर मकदम किया है और कहा है कि ये प्लान फलस्तीनियों के लिए उम्मीद का पैगाम है। लेकिन क्या इस प्लान को अमेरिका और इसराइल ऐसे ही हरी झंडी दे देगा? लेकिन कितना आप टकराएंगे? अरब ममालिक फलस्तीन के मुकद्दर का फैसला करना चाहते हैं, आप कितना टकराएंगे? ये तभी तो जल्दबाजी हुई है। फिलहाल तक, अब तक तो ये अच्छी खबर है। अब आगे बढ़ते हैं। फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इजिप्ट के गजा को दोबारा बनाने वाले प्लान का खैर मकदम किया है। अब्बास ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप भी अब इस तजवीज़ को सपोर्ट करें जो फिलिस्तीनियों की हिजरत का हिस्सा ना हो। अरब लीग की समिट में महमूद अब्बास ने कहा, अगर हालात बेहतर होते तो हम रियासती और पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए तैयार हैं। भैया, दाढ़ में थोड़ा दर्द है, अगर इधर उधर लफ्ज एक आध कम रह जाए तो माफ कर देना। गजा में हुए कत्लो आम पर ज्यादातर चुप रहने वाले अब्बास ने अपने फायदे के लिए आज खूब बातें की। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी ही वाहिद जायज हुकूमत और मिलिट्री कुव्वत है जो गजा का निज़ाम संभाल सकती है। मतलब हमास से खुद को बरतरी थी। बहरीन ने भी इस समिट में आज तल्ख तेवर दिखाया। बहरीन के बादशाह ने वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा, हम फ़लस्तीनियों की हिजरत की किसी भी कोशिश को रद्द करते हैं। हम 2 रियासती हल यानी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन की हिमायत करते हैं और मिस्र के गजा को दोबारा तामीर करने के प्लान को सपोर्ट करने की दावत देते हैं। बादशाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा ने फ़लस्तीन के लिए 2 रियासती हल और फ़लस्तीनियों के हुकूक की मजबूत हिमायत की और उन्होंने इजिप्ट के रिकंस्ट्रक्शन प्लान को सपोर्ट करने की अपील की। हो सकता है दोस्तों हम इसको लेकर एक अलग सा एपिसोड बनाएं, क्योंकि जितनी हमने आपको ज़्यादा डिटेल्स दी ये भी बहुत कम है। हो सकता है इससे ज़्यादा हो, ये भी बता सकें कि $53 बिलियन आएंगे कहाँ से गजा को दोबारा तामीर करने के लिए। लेकिन मंसूबा बना है अरब ममालिक के बीच, तो जाहिर सी बात है, फिर बात की है तो बात अमल में लाई भी जाएगी। अब बात दूसरी और खबरों की। इसराइल ने हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स के एक अहम कमांडर को मारने का दावा किया है, जिसके बाद हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच टेंशन्स बढ़ने के आसार हैं। इसराइल ने सदर्न लेबनान के टायर डिस्ट्रिक्ट में एयर स्ट्राइक्स की। एयर स्ट्राइक्स एक गाड़ी पर की गई जिसमें हिजबुल्लाह के रदवान फोर्स के एक अहम कमांडर मौजूद थे। लेबनान की नेशनल न्यूज़ एजेंसी ने भी इस हमले की तस्दीक की है। हालांकि हिजबुल्लाह ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। इसराइल का कहना है कि ये शख्स हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स का एक लीडर था जो उनकी एयर स्ट्राइक्स में मारा गया। ईरान और तुर्की के बीच तानातनी बढ़ गई है। दरअसल ईरान ने तुर्की के एम्बेसडर को तलब किया है और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुर्की ने सीरिया के हवाले से ईरान को एक वार्निंग दी थी। ईरान का स्टेप समझिए, ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने तुर्की के एम्बेसडर हिचाबी किरलांजिक को बुलाया जो ईरान में थे। ये कदम उस वक्त उठाया गया जब तुर्क फॉरेन मिनिस्टर हक्कान फिदान ने ईरान को सीरिया की स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए वार्निंग दी थी कि सीरिया की स्टेबिलिटी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए ईरानी बाबू। मीटिंग की डिटेल जो एम्बेसडर्स की हुई, एम्बेसडर हिचाबी किरलांजिक और महमूद हैदरी, ये ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के डायरेक्टर जनरल फॉर मेडिटेरेनियन एंड ईस्टर्न यूरोप के दरमिया ये उस ओहदे पे हैं। इन दोनों के दरमिया ये मीटिंग हुई, अब एम्बेसडर तुर्की और इनके बीच। हैदरी का स्टेटमेंट इसके बाद आया। हैदरी ने कहा कि दोनों ममालिक के कॉमन इंटरेस्ट और रीजनल सिचुएशन की सेंसिटिविटी को मद्देनजर रखते हुए ऐसे बेजा कमेंट्स और अनरियल एनालिसिस से बचना चाहिए जो हमारी बायलैटरल रिलेशंस में डिफरेंसेस और टेंशंस ला सकती हैं। फिदान ने क्या वार्निंग दी थी वो भी समझ लीजिए। असल में हक्कान फिदान जो तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अल जजीरा से बात करते हुए कहा था कि ईरान की फॉरेन पॉलिसी को मतलब जो है हम क्रिटिसाइज तो नहीं करना चाहते लेकिन करना पड़ता है। उनका कहना था कि ईरान का मिलिशियाज पर ज़्यादा डिपेंड होना, यानी मिलिशियाज मतलब हिजबुल्लाह या और जो मूवमेंट हैं हाउथीज वगैरह, इन मिलिशियाज पर ज़्यादा रिलाय करना ईरान का ख़तरनाक है और इसे तब्दील किया जाना चाहिए। ईरान का जवाब आया। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन इस्माइल बागई ने कहा कि हम अपनी बायलैटरल रिलेशंस की बहुत कदर करते हैं, लेकिन तुर्की की तरफ से जो लफ्ज़ सुनने को मिले वो हाईली अनकंस्ट्रक्टिव थे
اور اس لیے ईरान को अपना पोजीशन क्लियर करना जरूरी था। ज़ायनिस्ट रजीम की तवक्को इस सिलसिले में भी बात हुई। ईरान ने यह भी कहा कि तुर्की को अपने दोस्तों को ज़ायनिस्ट रजीम की पॉलिसीज को सीरिया और रीजन में देखना चाहिए। मतलब एक तरीके से आईना दिखाया कि आप अपने दोस्त देखिए वो क्या कर रहे हैं। अल-शरा की तरफ इशारा था और कहा कि ज़ायनिस्ट रजीम की जो पॉलिसीज हैं रीजन में उन्हें देखो, ना कि दूसरे मुस्लिम ममालिक से भिड़ो। अब कुछ खबरें स्क्रीन से। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट ने कहा है कि फिर से हमें यूक्रेन को हथियार देने पड़ेंगे क्योंकि ट्रंप ने किसी भी तरीके की मिलिट्री मदद अब यूक्रेन को देने से इनकार कर दिया है। हमने पहले भी बताया था यूरोपीय यूनियन ने $800 बिलियन का एक प्लान बनाया है, 800 बिलियन यूरो का एक प्लान बनाया है, डॉलर से बड़ा है, और इससे अब यूक्रेन को हथियार दिए जाएंगे ताकि वो रूस से लड़ सके। तो कहा गया है कि री आर्म यूरोप को फिर से री आर्म होना पड़ेगा। एक तरीके से आप इस खटाई को अमेरिका और यूरोप वर्ल्ड के बीच देख सकते हैं क्योंकि उधर से हाथ खींचे जा रहे हैं और इधर से हाथ बढ़ाए जा रहे हैं। अब इनकी तनकीद भी आई अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूरोप पर। इन्होंने कहा कि यूरोप ने सबसे ज्यादा रशियन तेल पर पैसे खर्च किए और रशियन गैस पर। यूक्रेन को बचाने से ज्यादा रशिया का तेल और गैस खरीदने पर पैसे खर्च किए हैं यूरोप ने। आप हमें सिखा रहे हो, आप हमें सिखा रहे हो। आप रूस से तेल और गैस खरीदते हो और यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करते, और आप हमें बता रहे हो आप करने चले हो उससे सपोर्ट। इस तरीके से सारी बातें एक दूसरे से कही जा रही हैं। जापान में आधी सदी की सबसे बड़ी आग लगी हुई है जंगलों में, और 50 साल में ऐसी आग नहीं देखी गई। 2600 हेक्टेयर जंगल जलकर बर्बाद हो चुके हैं। ये उफुनाटो सिटी में नॉर्थ ईस्ट इवाते प्रोफेक्चर में हुई है, आग लगी है। हमने इस बाबत कल भी आपको खबर बताई थी। मैं ऐसे कोई कहर नहीं कहता। समंदर में ज्वार भाटे आते हैं, हवाएं आंधियां तूफान चलते हैं, जंगलों में आग लगती है। जो कयामत है या यूं कहते हैं ना कहर, उसका बहुत बड़ी चीज़ है। उस लफ्ज़ के मायने हम जानते हैं। बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।